नमस्कार साथियों। पिछले साल की प्रश्न पत्र प्लस में ब्लूप्रिंट और प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनका एनालिसिस करके एक नया प्रश्न पत्र का तैयार किया गया है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा में आपको उन ऊंचाइयों तक छुआ सकते हैं जिन ऊंचाइयों को छूना अभी तक आपने सोचा भी नहीं होगा। अर्थात आपको जो है बेहतरीन नंबर जो उसके अंदर जो है परीक्षा के अंदर दिलवा सकता है ये प्रश्न पत्र। देखिए जो आपका ब्लूप्रिंट जो है उसके अकॉर्डिंग ही सारा प्रश्न पत्र का निर्माण होता है। इसी प्रश्न पत्र का निर्माण आपके ब्लूप्रिंट में जितना सेक्शन जिस लेसन का है उतना सेक्शन उस लेसन का रखा गया है और उस सेक्शन के अनुसार जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न दे दिया कि 2 प्रश्न है एक एक नंबर के हैं, या मान लीजिए कि डेढ़ नंबर का एक प्रश्न है, या मान लीजिए उस पाठ में जो है निम्नात्मक प्रश्न दिया गया जिसमें आरेखण भी चित्र बनाना भी कहा गया था। उस प्रकार से जैसे इस पाठ में चित्र दिया गया तो उसमें लिया लिया इसमें जो डेढ़ नंबर का प्रश्न है किसी पाठ में तो उस पाठ में डेढ़ नंबर का प्रश्न एक भी नहीं छोड़ा गया। जिस पाठ में एक नंबर का प्रश्न है उस पाठ में छोटे प्रश्न जो हैं वो नहीं छोड़े गए और कौन सा प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो उचित है उस प्रश्न को लिया गया है। और जो 2 नंबर का प्रश्न है जो कि पिछले साल हर बार से आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है, इस प्रकार भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उस प्रश्न को भी लिया गया है। तो ये बातें आपको पेपर जब मैं बताऊंगा आपको तो उस समय आपको समझ में आ जाएगी। पूरा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये प्रश्न पत्र रहने वाला है और जब आपका पेपर हो जाएगा तो उसमें से आप मिलान कर लीजिएगा। अधिकांश प्रश्न जो है आपको इस पेपर में से मिलेंगे। चलिए बिना किसी वक्त को जाया किए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये प्रश्न पत्र क्या है और इसके अंदर कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं। आपको एक ध्यान में रखने योग्य बात यह है इसमें आपकी सैद्धांतिक जो है लिखित परीक्षा जो होगी वो 56 नंबर की होगी। कितने नंबर की? 56 नंबर की। और सैद्धांतिक अंक जो आपके 14 नंबर भेजे जाएंगे। इस तरीके से टोटल जो है 70 नंबर हो जाएंगे। आपको जो प्रायोगिक होगा जो प्रैक्टिकल होगा वो होगा 30 नंबर का। तो 70 और 30 जब जोड़ते हैं हम तो पूरा बैठता है 100 नंबर। तो इस प्रकार से 100 नंबर का आपका पेपर होगा। एक बात आपको ध्यान में रखने योग्य है कि आपका लेसन संख्या 4, 8 और 9 4, 8 और 9 जो है इस प्रकार आपके पाठ्यक्रम में से हटा दिए गए हैं। 9वें लेसन में कुछ ऐसा गड़बड़ आपको यदि आप बोर्ड पर जो आपके दिया गया है पाठ्यक्रम विलोपित अध्याय दिया गया है उसमें कुछ देखोगे तो 9वें लेसन में कुछ आपको गड़बड़ दिखाई देगी। वो गड़बड़ भी आपके जो प्रश्न आएंगे तो उनमें के अंदर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहला प्रश्न है बहुगुणिता से आपका क्या आशय है। यानी बहुगुणिता क्या होती है वो आपको लिखनी है। बहुगुणिता स्पेशली होती क्या है कि किसी स्पीशीज की काई कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या 2n से भिन्न यानी द्विगुणन से भिन्न और अधिक होने की अवस्था को बहुगुणिता कहते हैं। देखिए किसी भी काई कोशिका उसमें यदि द्विगुणन से कोशिका जो है उसके अंदर या तो भिन्न हो जाए या तो उससे अलग हो जाए या उससे अधिक हो जाए, है ना। यानी जैसे ये 2n है उसमें 3n हो जाए या उससे अधिक हो जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुगुणिता कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुगुणिता कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों का जो अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। दूसरा प्रश्न है, सेकंड प्रश्न है पादप प्रजनन यानी प्लांट ब्रीडिंग से आप क्या समझते हैं? पादप प्रजनन के 4 उद्देश्य लिखिए। यानी पहले आपको बताना है पादप प्रजनन क्या होता है, उसके बाद में उसके 4 उद्देश्य लिखने। जिस सीक्वेंस में प्रश्न दिया होता है आपको परीक्षा में उसी सीक्वेंस में करना है। फसलों के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके उनके मानव के लिए उपयोगी बनाने की क्रिया को पादप प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप प्रजनन कहते हैं। जीन प्रारूप होता है जीनोटाइप। क्या होता है? जीनोटाइप होता है। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप जो होता है वो होता है जीन प्रारूप। और जीन प्रारूप में कोई अपने वांछित परिवर्तन करके उस पादप में हम जनन की प्रक्रिया को संपन्न करवाते हैं तो वो कहलाता है पादप प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। अब इसके 4 उद्देश्य क्या लिखने? 4 उद्देश्य। तो देखिए 4 उद्देश्य निम्न प्रकार है। निम्न लिखा, ये गलत लिखा गया, निम्न प्रकार है क्योंकि उत्तर तो मैंने लिखे है ना। जो मैं लिख सकता था वो लिखे, जो नहीं लिख सकता था वो नहीं लिखे। देखिए अधिक उपज व उत्पाद में गुणों में सुधार के लिए पादप प्रजनन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। कुछ भी कोई भी लिखने, 4 लिखने, आप अपनी मर्जी से लिख देना। ये याद हो तो अच्छी बात है, ये याद नहीं हो तो आप अपनी मर्जी से लिख देना। ये आप याद करोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि मैंने ये जो आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं वही लिखे हैं। कीट एवं रोग प्रतिरोधी और अधिक दक्षता वाले किस्मों का विकास। कीट एवं रोग प्रतिरोधी अधिक दक्षता वाले किस्मों का विकास। शीघ्र व समकाल पकाव
यानी जल्दी से पकाव हो जाए और एक साथ पकाव हो जाए, उस प्रकार की फसलों का विकास। सूखा एवं लवण रोधिता, सूखा एवं लवण रोधिता क्योंकि हम देखते हैं अधिकांश क्षेत्र जो होता है ना वो सूखे से प्रभावित होता है और वहां पे लवण भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे राजस्थान लवण भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वहां पर उगने वाली फसलों का विकास करना है तो सूखा एवं लवण रोधिता होना चाहिए, यानी ऐसी संकर किस्म होनी चाहिए, ऐसे पादप प्रजनन वाले पादप होने चाहिए जो कि सूखा एवं लवण रोधिता भी हो। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। ध्यान रखिए ये 12th की बात, 12th का पेपर चल रहा है। ठीक है, 12th का पेपर चल रहा है, कुछ साइंस का ऐसे मत आ जाना। देखिए निम्न को साइंस का कहने का मतलब कोई 10th का इसके अंदर मत आ जाना, 10th का इसके अंदर मत आ जाना। एनबीपीजीआर का पूर्ण रूप दीजिए, तो पूर्ण रूप मैंने लिखा है राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो। ये आप जो है इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, भारत में देखिए प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने नोट करके नीचे लिख दिया। मैंने कहा साथ साथ में आपको बता दे कि भारत में जनन द्रव्य को एकत्रित व संरक्षित करना एनबीपीजीआर की जिम्मेदारी है। जनन द्रव्य जो होता है पूछा जा सकता है, जनन द्रव्य खालिस्तान वाला प्रश्न एक दे दे पूछ ले कि जनन द्रव्य को एकत्रित व संरक्षित करना डैश 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 की जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी है? एनबीपीजीआर की, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो की जिम्मेदारी है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। क्या है? प्रश्न संख्या 4 है। चौथा प्रश्न आपके कह रहा है कि TN फर्स्ट, ये TN1, IR28, IR36 इत्यादि की किस्में, यानी किसकी किस्में, ये सारी किस्में किसकी है? किसकी है? धान की है। किसकी है? धान की ये सारी किस्में हैं। तो परीक्षा में ऐसे भी पूछा सकता है धान की किस्मों के नाम बताइए, तो आपको ये नाम बताने होंगे। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं आपके अगला प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न बनाने में थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन यही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस पार्ट के अंदर से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग वो मैंने लिख दिए हैं, तो उसके अलावा पूछेगा तो पूछेगा कहां से? पांचवा प्रश्न है मिलान कीजिए। अब ये मिलान करने वाले प्रश्न है, तो मैंने इनको देखिए यहाँ पे लिखा है, पूरी सारणी मैंने बनाई है बहुत मेहनत करके, ताकि मैंने कहा आपको सीधा यहाँ से जो है थोड़ा सा याद करवाने की कोशिश करें ताकि आपको याद हो जाए। लेकिन वैसे तो आप मेरे से बेस्ट हो, क्योंकि हर शख्स अपने आप में खास होता है, तो आप मेरे से अच्छी तरीके से याद कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हो और पढ़ने की आपने कोशिश की है। इसलिए पहले देखिए मिलान करने वाले 3 ये इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, फिर सारे याद कर लेना, क्योंकि परीक्षा वाला कहां से भी पूछ सकता है, क्योंकि सारणी में से पूछना उसका तय है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजा मुंदरी। देखिए जो तंबाकू, अब पहले पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ट्रिक बताता हूँ, उस तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए। अच्छा लगे तो अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो अप्लाई मत कीजिएगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर राजस्थान। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना पंजाब। अब देखिए केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, और जो तंबाकू खाता है वो अपने आप को क्या समझता है? राजा समझता है। क्या समझता है? कि मैंने तो तंबाकू खा लिया, बोलो जुबा केसरी, है ना? तो राजा बन गया ना, वो अपने आप को राजा मान लेता है वो। तो जो तंबाकू खाता है वो अपने आप को राजा, तो राजा मुंदरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको 4 एबीसीडी वाले प्रश्न, 4 एबीसीडी वाले ऑप्शन दे देगा, तो उसके अंदर देखना पड़ेगा आपको राजा मुंदरी जो है कौन सा है, तो आप कर दोगे। ठीक है, अगर मान लीजिए एक आया तो, नहीं तो वैसे आपको याद रखना ही पड़ेगा, थोड़ा राजा से राजा मुंदरी याद रह जाएगा, गलत नहीं करोगे। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, आपको पता है हम जो राजस्थान में ना, अब हम जो राजस्थान में सरसों जो है किसी को भी देते हैं, है ना, या बाहर जब तुलवाने जाते हैं तो हम सरसों ट्रक भर भर के ले जाते हैं। ट्रक क्या है? भर भर के ले जाते हैं, ट्रक जो है भर भर के ले जाते हैं। तो सरसों भर भर के ले जाते हैं, भर से क्या बन गया? भरतपुर बन गया। क्या बन गया? भरतपुर बन गया। इसी के साथ आगे है कि भारतीय मक्का अनुसंधान केंद्र, मक्का अनुसंधान केंद्र। तो देखिए भारतीय मक्का अनुसंधान केंद्र, मेरे को ऐसे तो याद हो नहीं रहा, याद इस तरीके से हो रहा है कि मक्का, तो मक्का जब सरदार एक रेडी थी, है, रेडी के पास में जो है सरदार जी खड़े थे। कौन खड़े थे? सरदार जी खड़े थे, और मेरे को कह रहे हो प्राजीव मक्का खाओगे? मक्का है, तो उस तरीके से मक्का, और पंजाबी होते कहाँ? लुधियाना में। लुधियाना कहाँ है? पंजाब में। तो ठीक, उस तरीके से आप जो है इसको याद रखिए। ठीक, अब देखिए मेन बढ़ते हैं सारणी की तरफ, क्योंकि प्रश्न आपको सारणी में से पूछा जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट थे जो कि आपके पीछे भी पूछे गए, इसलिए मैंने कह दिया। अब जल्दी से सारणी को याद मैं बता देता हूं, उस तरीके से याद कर लीजिएगा। कपास तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला, कपास तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला,
है ना। कपास जो है, कपास के अंदर हम जो है ना एक लकड़ी से विशेष धागा बांध के एक बनाया जाता है, उसको कहते हैं टुंगा। क्या कहते हैं? टुंगा। तो ये माटूंगा या मारूंगा, कपास के अंदर कोई बढ़ गया तो उसको कहेंगे मारूंगा, बाहर निकल जा, है ना। कपास बहुत महंगा बिकता है, क्योंकि इस बार जो है कपास कितने 10,000 रुपए क्विंटल के आसपास भाव रहे थे, और अगली बार भी इतने ही भाव रहने वाले। इस बार जो है अभी सरसों की फसल निकलने वाली है, और सरसों के भाव जो है लगभग 8,000 से 10,000 के बीच में रहने वाले हैं। 8,000 से 10,000 के बीच में रहने वाले हैं। तो ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, मैंने सोचा बता दें आपको। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, चावल अनुसंधान संस्थान। देखिए चावल जो होते हैं थोड़े से कड़क होते हैं, कड़क होने के कारण उसको जैसे ही हम उसको बीच में से तोड़ेंगे, है ना, दोनों हाथों में लेकर उसको तोड़ेंगे तो कटक की आवाज आएगी। किसकी आवाज आएगी? कटक की आवाज आएगी। तो चावल कहाँ है? कटक। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, अभी बताया था मैंने, जो तंबाकू खाता है वो अपने आप को क्या समझता है? राजा समझता है। तो राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में इसका राइट आंसर है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। शुष्क, शुष्क क्षेत्र क्या है अपने राजस्थान में? शुष्क क्षेत्र है जोधपुर, है ना, जोधपुर। तो जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गन्ना प्रजनन संस्थान, गन्ना प्रजनन संस्थान, आपको पता है गन्ना अपने यहाँ तो होता नहीं है, गन्ना होता है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। कोयम्बटूर तमिलनाडु में, ये आपको ये याद रखना है, गन्ना कोयम्बटूर तमिलनाडु में, गन्ना कोयम्बटूर तमिलनाडु में। जूट तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला, जूट, है ना, जूट से याद रखना जूत, जूट से याद रखना जूत। और जूत आपको तभी पढ़ेंगे जब आप कहाँ जाओगे? कलकत्ता जाओगे। कहाँ जाओगे? कलकत्ता जाओगे। कलकत्ता में क्या पढ़ता है? जूत पढ़ता है। ओके, हम में तो हमारा जोत भाषी, है ना, इस प्रकार से उनकी भाषाएं होती है ना, जूत। तो जूत याद रखना, ठीक है, कि हमें तो हमारा जूत भाषी, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आ गया। तो भारतीय कृषि, ये नई दिल्ली में, कहाँ है? नई दिल्ली में। ये तो आपको ठीक है, आसान है ये तो। अगला है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में, है ना, लखनऊ में। देखिए गन्ने को जो खाएगा, गन्ने को जो खाएगा वो तो होंगे नवाब। वो तो कौन होंगे? नवाब होंगे। जो गन्ने को खाएंगे वो तो होंगे नवाब, लखनऊ के अंदर। लेकिन गन्ने को यदि किसी को उगाना है, प्रजनन करवाना है, तो वो करवाएंगे, गन्ने को प्रजनन करवाना है वो करवाएंगे कोयम्बटूर तमिलनाडु में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। आगे है जवार अनुसंधान निदेशालय, जवार अनुसंधान, जवार जो है जवार, जवार हैदर, ऐसे याद रखना। जवार क्या है? हैदर है। क्या है? हैदर है। जवार क्या है? हैदर है। तो हैदर से हैदराबाद, हैदर से हैदराबाद। राष्ट्रीय पादप बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय आ गया। तो भारत एक राष्ट्र है, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली। भारत आ जाए, राष्ट्र आ जाए तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, मूंगफली। देखिए मूंगफली जो है, मूंगफली होती है जूनागढ़, और जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। और वैसे मूंगफली अगर मान लीजिए आपको जूनागढ़ नहीं देके, वैसे यहाँ तो आपको जूनागढ़ देगा, जूनागढ़ नहीं देके, है ना, गुजरात दे दे तो आपको गुजरात भी इसका सही आंसर कर देना है। लेकिन ध्यान रखिए मूंगफली जूनागढ़। देखिए अपने जो मारवाड़ी जो है, अपने राजस्थानी भाषा में जूना किसको कहते हैं? जूना कहते हैं पुराने को। जूना किसको कहते हैं? पुराने को। और पुराने टाइम से हम क्या बीज रहे हैं? मूंगफली जो है बीज रहे हैं पुराने टाइम से, ना। तो ये जूने टाइम से बीज रहे हैं, तो इसलिए जूनागढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों किसकी है? सरसों भर भर के देते हैं, सरसों भर भर के हम तुलवाते हैं ट्रक में, है ना। तो भर भर के, बोरी भर के, कट्टा भर के, ट्रॉली भर के, तो भर से भरतपुर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय, सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय कहाँ है भाई साहब? सोयाबीन। अगर आप सोओगे तो आपको नींद नहीं आएगी या ईंद नहीं आएगी, सोओगे तो आपको नींद नहीं आएगी या ईंद नहीं आएगी। तो ईंद से इंदौर, ईंद से इंदौर। सोओगे तो आपको नींद नहीं आएगी, ईंद नहीं आएगी, है ना। तो मध्य प्रदेश। केंद्रीय कपास अनुसंधान, केंद्रीय कपास, कपास भाई साहब कपास कहाँ है? नागपुर में। कपास कहाँ है? नागपुर में। आपको यही बात ध्यान रखनी है। बाकी तो केंद्रीय है तो भारत और नई दिल्ली करना है, ठीक है। लेकिन केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है वो है नागपुर में। नागपुर कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक है, ठीक है। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर में। नागपुर कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे है तिलहन, क्या है भाई साहब? तिलहन है, तिलहन है। तिलहन अनुसंधान निदेशालय, तिलहन अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? तिलहन जो है हैदराबाद में। कहाँ पे है? तिलहन हैदराबाद में। आप देखिए ध्यान रखिएगा इसमें, ध्यान रखिएगा इसमें। हैदराबाद की मैंने दो चीज बताई है, एक तो बताइए जवार, एक तो बताइए जवार, और एक बताइए तिलहन, जवार और तिलहन, है ना, तिलहन।
देखिए ये जवार और तिलहन, ये सारे, ये देखिए दोनों तिलहन और जवार जो है आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, लेकिन ये सारणी वाला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तिलहन जो आपके हटा दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तिलहन के बाद में आ जाता है भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान। ये गेहूं और जौ कहाँ पे भाई साहब? हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। कहाँ? करनाल। देखिए अपने यहाँ गेहूं और जौ इतना होता है कि हम उसको नाली में भी बहाए ना, हम उसको नाली में भी बहाए ना तो कम नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम नाली में बहाएंगे नहीं, लेकिन हम नाली में बहाएंगे नहीं, है ना। तो नाली में भी बहाएंगे ना तो कम नहीं पड़ेगा, है ना, लेकिन नाली में बहाएंगे नहीं। तो वो गेहूं और जौ है, गेहूं और जौ है। 18वां है भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान। मक्का भाई साहब, प्राजी मक्का खाओगे? नहीं खाएंगे जी, लुधियाना पंजाब में, ठीक है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। देखिए बीजीय, आप देखते हो बीजीय, बीजीय का मतलब देखो बीज क्या आ रहा है? बीज, बीज आ रहा है, और आगे लगा दो ता, आगे लगा दो ता, तो क्या बन गया? ताबीज। ताबीज जो किसके? ये दरगाह पे बनाते, ताबीज कहाँ बनाते? दरगाह पे। और दरगाह कहाँ है? दरगाह कहाँ है? अजमेर में है, अजमेर में है। तो तबीजी अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर तबीजी अजमेर इसका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले आगे छठा प्रश्न है इसका कि जीन स्थानांतरण क्या है? कि जीन स्थानांतरण की किन्हीं दो विधियों के नाम लिखिए। तो पहले तो आपको जीन स्थानांतरण की दो विधियों के नाम लिखने हैं तथा किसी एक विधि का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो पहले तो आपको जीन स्थानांतरण की दो विधियों के नाम लिख देते हैं, फिर उसके बाद में इन दोनों विधियों में से एक विधि का आपको जो है संक्षिप्त में वर्णन करना होगा, संक्षिप्त में वर्णन करना होगा। यानी इलेक्ट्रोफोरेशन की विधि क्या है आपको बताना होगा, या शॉटगन विधि क्या है, बायोलॉजिस्टिक विधि क्या है, ये आपको जो है इसके अंदर बताना होगा। ये छोटा सा था तो मैंने लिख दिया, बाकी आप जो है बड़ा होगा तो वो आप लिख लोगे, ठीक है। इन इलेक्ट्रोफोरेशन वाला या जीन, ये शॉर्ट गन वाला जो गन में डाल के जो पौधे में स्थानांतरण करवाए जाते हैं जीन, वो विधि जो है वो लिख देना। कोई भी बेस्ट हो आपके लिए वो लिख देना। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। cDNA लाइब्रेरी क्या है वो आपको बताना है। कोशिका संवर्धन से आप क्या समझते हैं वो इसके अंदर बताना है। ट्रांसजेनिक पादप क्या होते हैं, या कौन से पादप ट्रांसजेनिक पादप कहलाता है, या किन पादपों को ट्रांसजेनिक पादपों की श्रेणी में रखा जा सकता है वो आपको बताना है। पराग संवर्धन, पराग संवर्धन से आप क्या समझते हैं वो इसके अंदर जो आपको बताना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। क्या प्रश्न है कि जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में महत्व समझाइए। यानी जो जैव प्रौद्योगिकी जो होता है उसका कृषि के क्षेत्र में क्या महत्व है वो आपको जो इसके अंदर बताना होगा, ठीक है। इसी के साथ अगला प्रश्न है उत्तक संवर्धन के कृषि के क्षेत्र में महत्व बताइए। वैसे तो जो है इन दोनों को मैंने अथवा में लिखा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे। इन दोनों में से एक ही प्रश्न आपको जो परीक्षा में जो है पूछा जाएगा, दोनों नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ एक ही पूछा जाएगा। ये प्रश्न जो है अथवा वाला है या और वाला है, यानी दोनों में से एक करने वाला है, दोनों में से एक करने वाला ये प्रश्न है। तो 8 और 9 में दोनों में से एक करना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कायांतरण से आप क्या समझते हैं। यानी कायांतरण जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। पूर्ण कायांतरण व अपूर्ण कायांतरण को समझाइए। यानी कायांतरण क्या होता है, पूर्ण कायांतरण क्या है, अपूर्ण कायांतरण क्या है, समझाइए। देखिए कायांतरण क्या होता है। कुछ जंतुओं में शिशु वयस्क के समान नहीं होते हैं। ऐसे जंतुओं में शिशुओं का कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ वयस्क में रूपांतरण संभव हो पाता है, और यही कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? यही रूपांतरण क्या कहलाता है? कायांतरण। यानी जो शिशु जो है उसका वयस्क में रूपांतरण ही क्या है? वयस्क में रूपांतरण ही कायांतरण कहलाता है। लेकिन शिशु वयस्क के समान बिल्कुल नहीं है तो इसका रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। मानव में जो शिशु है और वयस्क जो होता है वो बड़ा समान होता है, तो इस कारण उनका कायांतरण नहीं होता है। कायांतरण मुख्यतः दो प्रकार से होता है, एक तो अपूर्ण कायांतरण और एक पूर्ण कायांतरण। अब समझिए अपूर्ण कायांतरण और पूर्ण कायांतरण क्या होता है। देखिए कीटों में जीवन चक्र में 4 अवस्था होती है, अंडा, लट, प्यूपा और वयस्क। यदि ये चारों अवस्थाएं हैं तो वो कायांतरण कैसा होगा? पूर्ण कायांतरण कहलाएगा। कैसा कायांतरण? पूर्ण कायांतरण। लेकिन इन 4 अवस्थाओं में सिर्फ 3 अवस्थाएं उसमें दिखाई देती है, जैसे अंडा, निम्ब और वयस्क, ये तीनों दिखाई देती है, तो वो अपूर्ण, वो जो है कौन सा कायांतरण कहलाएगा? वो जो है अपूर्ण कायांतरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपूर्ण कायांतरण कहलाएगा, अपूर्ण कायांतरण कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? अपूर्ण कायांतरण कहलाएगा। और अब कायांतरण की जो प्रक्रिया जो है, निम्ब बन गया, अंडा बन गया, निम्ब बन गया और उससे वयस्क बन गया, तो ये जो प्रक्रिया जो है ये भी आपको जो है डायग्राम बना के समझा देनी है ताकि बेस्ट रहेगा आपके लिए, है ना।
हाँ, चलिए बढ़ते हैं आगे 11वां प्रश्न इसका। और 11वां प्रश्न है, वीडियो मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो उस प्रकार से आप कॉपी पेन लेके बैठिए और इन प्रश्नों को जो नोट डाउन कर लीजिएगा, तो ताकि आगे आगे आने वाली परीक्षा में काम आए। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको दोबारा से मैं बता देता हूँ। आर्थिक आधार पर हानिकारक व लाभदायक कीट के नाम लिखिए। दो दो नहीं, आर्थिक आधार पर हानिकारक और लाभदायक कीट के नाम लिखने हैं, आपको दो दो लिखने हैं। तो पहले लाभदायक कीट के नाम लिख देने, फिर हानिकारक कीट के नाम लिख देना है। लाभदायक कीट में मधुमक्खी और बीटल है, और हानिकारक कीट में फली छेदक और दीमक, ये हानिकारक कीट है। तो ये आपके नाम लिख देने हैं, ठीक है। उत्तर को भी नोट डाउन करना साथ में, क्योंकि अब वैसे तो सर्च कर लो कि बुक में तो बेस्ट रहेगा, बुक में सर्च कर लोगे, यहाँ से आप लिखो तो आपके लिए बेस्ट है। जो करना चाहो वो कर सकते हो, तो करो ना, ठीक है। अरविंद केजरीवाल याद आ जाता है मेरे को बहुत बार बार। इस बार अरविंद केजरीवाल जीता है, आम आदमी पार्टी जीती है, ठीक है, तो वो तो जीतनी थी। देखिए कात्रा, इनका वैज्ञानिक नाम लिखना है, कात्रा सफेद लट गेहूं का तना छेदक, ठीक है, इनका वैज्ञानिक नाम है। ये मेस्केटा मोरई, ठीक है, ये कातरा का हो गया, सफेद लट का है होलोट्रिकिया कॉन्सेगिनिया, और गेहूं का तना छेदक में सेस्मिया इम्फेरस। सेस्मिया इम्फेरस जो है इसका गेहूं का तना छेदक रोग है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न क्या कहता है कि अनार की तितली का वैज्ञानिक नाम, वर्गीकरण, क्षति एवं आर्थिक महत्व की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि ये नहीं आया तो ये प्रश्न आएगा। फल छेदक कीट का वर्गीकरण, हानि पहुंचाने की प्रकृति, जीवन चक्र एवं नियंत्रण लिखिए। तो ये दोनों प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दोनों में से एक जरूर आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। कि इसमें प्लस पॉइंट मेरा ये रहा है कि मैंने आपकी जो बुक है उसके अंदर से चित्र बना के आपके सामने एटीज प्रवेश करवा दिया, आपके सामने दिखा दिया है, मैंने इसको दृश्य कर दिया है, यानी ये दृश्य सामग्री आपके सामने हो गई है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है आपके सामने कि दग्ध अंगमारी रोग किस पादप से दग्ध अंगमारी रोग किस पादप से? नाशपति से। और ये किस जीवाणु द्वारा? ये इर्विनिया एमाइलोवेरा नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 19 है। 19 वाला ये प्रश्न जो है जिस प्रकार से परीक्षा में पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बताया है कि जीवाणु कोशिका के आकार की, जीवाणु कोशिका की संरचना या जीवाणु कोशिका का सचित्र वर्णन, ये आपको जो बताना है। यहाँ जीवाणु की संरचना है, जीवाणु, ठीक है, तो आपको बताना होगा। प्रश्न संख्या 20, विषाणु। और विषाणु अभी हाल ही में मेरे पास प्रश्न पत्र आया था कि आपको बोर्ड कहता है ना कि इस प्रकार से प्रश्न पत्र बनाना है, उसमें वायरॉइड भी दिया गया है, उसमें जो है वायरॉइड भी दिया गया है, तो अब वायरॉइड भी याद कर लेना। और अधिकांश बोर्ड जो पूछ सकता है इसमें, ये पूछ सकता है कि विषाणु और वायरॉइड में अंतर बताइए। तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। विषाणु को परिभाषित करते हुए चित्र बनाइए, इसके गुणों को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी विषाणु क्या है इसका चित्र बनाना और इसके गुणों का भी आपको जो है वर्णन करना होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, टमाटर में अगेती झुलसा रोग क्या है? इसके लक्षण, रोगजनक एवं प्रबंधन को समझाइए। यानी अगेती झुलसा रोग ये क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका रोगजनक कौन सा है, इसका प्रबंधन क्या हो सकता है, वो आपको सारा बताना है। अगर ये नहीं आता है पेपर में तो इसका अथवा वाला जरूर आएगा। अथवा वाला ये है कि कपास में जीवाणु अंगमारी रोग के लक्षण, रोगजनक एवं प्रबंधन को समझिए। जीवाणु अंगमारी रोग के लक्षण और इसके रोगजनक एवं प्रबंधन को समझ जाना है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये प्रश्न जो है अगर मान लीजिए इसका छिड़काव यदि खेतों में नहीं होता है ना, तो आपको पता है फसल किस प्रकार से नष्ट हो सकते हैं। इमिडाक्लोपिड है ना, जिसको हम जो है अगर दुकान पे जाके सिर्फ कहते हैं तो भाई साहब हमें अमीडा चाहिए, क्या चाहिए? अमीडा चाहिए, हम अमीडा चाहिए, अमीडा चाहिए, तो अमीडा आपको बताना है, अमीडा चाहिए आपको, तो अमीडा क्या होती है ये आपको जो है इसके अंदर बताना है ना। इमिडाक्लोप्रिड क्या है वो आपको बताना है, और ये क्या कार्य करता है वो भी आप बता दोगे तो अच्छा रहेगा। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है, गेहूं का पर्णपाली रोग, बैंगन का लघुपर्ण रोग, और सरसों का सफेद रोली रोग की कवकनाशी, ये बताना आपको। ये देखिए मैंने आपको बताया था बैंगन का लघुपर्णी रोग, और है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। अब देखिए इस पार्ट में आपके प्रश्न बन रहा है, मिलान संबंधी प्रश्न बन रहा है आपके, ठीक है। और मैंने इस सभी मिलान सही करके आपको बताया था कि आपको याद हो जाए, और साथ में आपको इस प्रकार से मैंने सारणी दिए। कपास का मलानी रोग है, इसका क्या है? फ्यूजेरियम कवक है। मलानी रोग है फ्यूजेरियम, देखिए मलानी है तो फ्यूजेरियम, ठीक है। टमाटर का अगेती झुलसा रोग है, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। टमाटर का अगेती झुलसा रोग है, ये क्या है? ऑल्टनेरिया सोलेनाई, ऑल्टनेरिया सोलेनाई। सरसों का सफेद रोली रोग है, ये है एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा, सफेद रोली रोग एल्ब्यूगो कैंडिडा। बैंगन का लघुपर्ण रोग है, ये फाइटोप्लाज्मा है, फाइटोप्लाज्मा बैंगन का लघुपर्ण रोग। गेहूं का भूरा या पर्ण कीट रोग है, ये पक्सीनिया रिकॉर्डिटा है, पक्सीनिया रिकॉर्डिटा है,
ठीक है। और गेहूं का काला स्तंभ रोली रोग जो है ये क्या है, पक्सीनिया ग्रेमिनिस्टिटिसाई, पक्सीनिया ग्रेमिनिस्टिटिसाई। एक ध्यान रखिएगा, पक्सीनिया सिर्फ गेहूं में लगेगा, पक्सीनिया सिर्फ गेहूं में लगेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 प्रश्न कह रहा है आपके कि केंचुए का वैज्ञानिक नाम दीजिए, यानी केंचुए का वैज्ञानिक नाम क्या है वो आपको बताना है, और इसकी संरचना एवं कृषि में महत्व भी इसका जो आपको बताना है। केंचुए को किसान मित्र भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है, इस पे अपना तर्क देना है। केंचुए के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बने, यानी केंचुए के पाचन तंत्र का आपको नामांकित चित्र जो है बनाना होगा और बताना होगा। देखिए ये सारा प्रश्न चाहे तो एक प्रश्न में इंक्लूड जो है बोर्ड के द्वारा दे दिया जा सकता है, ठीक है। मैंने इसको अलग अलग दिया, बोर्ड कैसे भी कर सकता है, क्योंकि हमारा काम होता है सिर्फ क्वेश्चन बना के देने का, आगे जो है उनकी मर्जी होती है वो किस प्रकार से प्रश्नों को सेट करते हैं, ठीक है। केंचुए का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसकी संरचना को बताते हुए ये बताइए कि केंचुए को किसान मित्र भी कहा जाता है और केंचुए के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बने। ये एक में ही इंक्लूड हो सकता है, तो एक में इंक्लूड करते हुए भी आपको याद कर लेना है, मतलब अर्थात आप अलग अलग याद कर लेना, एक में इंक्लूड जो अपने आप ही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 जो है ना, 30 प्रश्न मैंने इसमें आपको दिए हैं। 30 प्रश्न तो हालांकि परीक्षा में 30 प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन 30 प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये देखिए ये थोड़ा सा विवादास्पद प्रश्न है। 30वां प्रश्न, टिड्डे के जीवन चक्र का आरेखन की सहायता से समझाइए। टिड्डे मतलब इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, टिड्डे के जीवन चक्र को आरेखन की सहायता से समझाना है या टिड्डे के बाह्य संरचना को समझाते हुए आवश्यक चित्र बनाइए, दोनों में से एक प्रश्न निश्चित होगा आपकी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न है, मधुमक्खी पालन का कृषि में महत्व बताइए या पशु परजीवियों का आर्थिक महत्व बताइए। मधुमक्खी पालन का कृषि महत्व या पशु परजीवियों का आर्थिक महत्व आपको बताना है। राजस्थान में मत्स्य पालन का महत्व अपने शब्दों में लिखना है, मत्स्य पालन का महत्व के शब्द अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। तो ये था आपका जो प्रश्न पत्र, आपको परीक्षा की दृष्टि जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके जो हो सकते हैं उन प्रश्नों को मैंने आपके सामने रखा है, और यही प्रश्न आपको परीक्षा में जो है पूछे जाने हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न थे आपके कौन से, आपकी कक्षा 12 के कृषि जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे, जो कि 2022 की परीक्षा के अनुसार ब्लूप्रिंट जो आपको दिया गया है, और आपके जो 30% सिलेबस जो है 2 बार रिड्यूस किया गया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रश्न पत्र है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, अगले बार फिर से मिलते हैं। फिर भी कोई डाउट हो, फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मैं कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द देता हूँ। तो आज तक के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।